कहानी की शुरुआत में हमें कुछ स्पीड बोट्स को तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जहां टेररिस्ट कुछ अमेरिकन को होस्टेज बनाकर ले जा रहे होते हैं। लेकिन इन टेररिस्टों को यह नहीं पता होता कि इनकी फील्डिंग सेट करने के लिए अमेरिका के टॉप मरीन स्नाइपर्स पहले से ही लोकेशन में बैठे हुए हैं। यहाँ इन स्नाइपर्स का मिशन होता है हर एक होस्टेज को जिंदा वहां से निकालना। इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए स्नाइपर्स लोकेशन को तीनों ओर से घिरे हुए होते हैं। दूसरी तरफ बेस से कमांडर उनके हर एक मूव को लाइव मॉनिटर कर रहा होता है। तभी टेररिस्ट किनारे तक पहुंच जाते हैं और वे सभी होस्टेज को बोट से उतारकर खींचते हुए लाते हैं और जमीन पर एक लाइन में बैठा देते हैं। तभी टेररिस्टों की एक और गाड़ी वहां पहुंच जाती है और वहीं उनका लीडर कैमरे के सामने अमेरिका के खिलाफ अनाप शनाप भाषण झाड़ने लग जाता है। दूसरी ओर हम इस टीम के कप्तान ज्यूस को देखते हैं। ज्यूस सभी स्नाइपर्स को फाइनल शॉट के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। तभी बेस से भी ऑफिशियल शूट करने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन जैसे ही सोल्जर्स ट्रिगर दबाने वाले होते हैं, तभी आतंकवादी एक मासूम बच्चे के हाथ में हथियार थमा देता है और उसे सभी होस्टेज को मारने का आदेश देता है। यह दृश्य देखते ही सभी स्नाइपर्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब अगर होस्टेज को बचाना है तो उन्हें उस बच्चे को निशाना बनाना पड़ेगा। इतने छोटे बच्चे को देखकर किसी भी स्नाइपर का दिल यह करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कप्तान ज्यूस रैमपेज को तुरंत शूट करने का आदेश देता है, क्योंकि जरा सी देर भी पूरे मिशन को फेल कर सकती थी। लेकिन रैमपेज उस बच्चे को देखकर गोली चला ही नहीं पाता। दूसरी तरफ वह बच्चा भी होस्टेज को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी स्नाइपर टीम का एक और सदस्य गोली चला देता है, लेकिन ज्यादा दूरी होने की वजह से निशाना चूक जाता है। इसके बाद सभी टेररिस्ट इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं स्नाइपर्स एक एक करके भागते टेररिस्टों को डाउन करने लगते हैं। इसी बीच उनके बैकअप के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर देते हैं और ज्यादातर आतंकवादी वहीं मारे जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद कुछ आतंकवादी गाड़ी और स्पीड बोट लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। गाड़ी के पीछे बैठा एक आतंकवादी लगातार मशीन गन से फायर करता रहता है, जिससे स्नाइपर्स को थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन आतंकवादी ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते। हेलीकॉप्टर और स्नाइपर्स अंततः उन्हें पूरी तरह खत्म कर देते हैं। वही मिशन खत्म होने के बाद कैप्टन रैमपेज को रोकते हुए कहता है, मिशन के दौरान आज जो तुमने मेरी बात न मानने की गुस्ताखी की, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, और अगर तुमने ये गलतियां नहीं सुधारी तो मुझे तुम्हें फौरन स्नाइपिंग से निकालना होगा। वहीं रैमपेज भी बात को समझते हुए कैप्टन से गलतियां सुधारने का वादा करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस्तांबुल के तुर्की शहर में। वहीं कोई मिशन नहीं है तो सभी स्नाइपर्स एक कैफे में बैठकर मौज मार रहा होता है। वहीं हमारा रैमपेज चाचा उदास बैठकर पता नहीं क्या सोच रहा होता है। तभी उसको वहाँ एक सुंदर कन्या दिख जाती है और वह वहाँ से उठकर सीधा उसको फॉलो करने लगता है। वहीं लड़की एक बढ़िया लोकेशन में जाकर रुक जाती है और हमारा चाचा भी जाकर सीधा फ्लर्टिंग शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो कि रैमपेज को मारने के लिए आया होता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि इसी बीच पीछे से मेजर बैडवेल उसे मार देता है। इसके बाद बैडवेल सीधा रैमपेज को फोन करता है और एक लोकेशन में उसे मिलने को कहता है। रैमपेज उससे मिलते हुए पूछता है, अरे चाचा आप यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं बैडवेल कहता है, बेटा अगर मैं यहाँ ना होता तो अब तुम ऊपर पहुँच चुके होते। सीरिया के कुछ टेररिस्ट ग्रुप तुम्हें टपकाने के लिए $10 लाख का इनाम रखा है। तुम्हें अब से ज्यादा अलर्ट रहना होगा। इसके बाद हम सभी टीम को एक जहाज में देखते हैं। वहीं कमांडर ब्रीफिंग में एक नए मिशन का जिक्र करता है, जिसमें उन्हें अगले मिशन के लिए जॉर्जिया जाना होगा। इस मिशन का उद्देश्य कुछ लक्ष्यों को समाप्त करना है। कमांडर उन्हें यह सब समझा ही रहा होता है कि तभी वहाँ वही लड़की आ जाती है जिसे हमारा हीरो थोड़ी देर पहले फ्लर्टिंग कर रहा था। दरअसल यही है इस मिशन का चीफ कोऑर्डिनेटर लीसा। हीरो का यह देख होश उड़ जाता है। वहीं लीसा सभी को मिशन के बारे में ब्रीफ में समझाने लगती है और बताती है कि जॉर्जिया में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पाइपलाइन तैयार किया जा रहा है, जहाँ से शिप में करके पूर्वी यूरोप तक गैस की सप्लाई की जाएगी। लेकिन कुछ महीनों से लगातार वहाँ पर टेरर अटैक हो रहा है, जिस वजह से गैस की सप्लाई सही से नहीं हो पा रही। इस टेरर अटैक का लीडर अब्बू अब्दुल्लाह नाम का एक जिहादी व्यक्ति है, जिसे ब्रिटिश एसएस ने ट्रेन किया है। वहीं लिसा बताती है, कल एक बड़ा बिजनेसमैन जॉर्जिया की उसी गैस पाइपलाइंस के दौरे में जाने वाले हैं, तो तुम लोगों का काम होगा कि वह सेफली पाइपलाइंस तक पहुंचे। और हाँ, तुम लोगों को यह काफी स्मार्ट तरीके से हैंडल करना होगा, क्योंकि अब्बू अब्दुल्लाह कोई साधारण स्नाइपर नहीं है। उसे गोस्ट स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं चीफ कमांडर सभी को मिशन के लिए तैयार रहने को कहता है। इसके बाद हम टीम को सीधा जॉर्जिया में लैंड करते देखते हैं। वहीं लिसा टीम को बताती है कि इस मिशन में तुम लोगों की सपोर्ट के लिए 3 ड्रोन और बैकअप के लिए कुछ स्पेशल फोर्स दिए जाएंगे, तो मिशन बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टीम का कमांडर जूस बेस से ही उनको लीड करेंगे। इसके बाद हम उन्हें उसी लोकेशन में देखते हैं जहां से वह बिजनेसमैन की गाड़ी गुजरने वाली होती है। हर सोल्जर अपने अपने लोकेशन पर पोजीशन ले चुका होता है, लेकिन सोल्जर्स को यह अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही दूरी पर एनिमीज एक कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल के साथ उसी बिजनेसमैन को उड़ाने के लिए घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही बिजनेसमैन की गाड़ी वहां से गुजरती है, एनिमी स्नाइपर सीधा गाड़ी के ड्राइवर को शॉट मार देता है। ड्राइवर के मरते ही गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट जाती है। ये देखते ही सोल्जर्स तुरंत एनिमी स्नाइपर्स की लोकेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें दुश्मनों का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन पता नहीं कैसे एनिमी स्नाइपर्स को कुछ सोल्जर्स का लोकेशन पता चल जाता है और वे एक सटीक शॉट लेते हुए एक सोल्जर को डाउन कर देते हैं। यह देखकर बाकी सोल्जर्स के होश उड़ जाते हैं। नीचे मौजूद बिजनेसमैन के गार्ड्स को भी एनिमीज एक एक करके खत्म कर देते हैं। कुछ ही देर में एनिमी स्नाइपर्स एक और सोल्जर को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसे भी मार गिराते हैं, जिससे सोल्जर्स पूरी तरह घबरा जाते हैं। तभी बेस से 3 ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं और आखिरकार कुछ ही देर में एनिमी स्नाइपर
स्नाइपर्स की सटीक लोकेशन मिल जाती है। ड्रोन की मदद से उस जगह पर मिसाइल दागी जाती है और दुश्मनों को वहीं खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद सोल्जर्स सफलतापूर्वक उस बिजनेसमैन को वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रैम्पेज को यह मिशन पूरी तरह एक ट्रैप लगने लगता है, क्योंकि जो 2 सोल्जर्स शहीद हुए थे उनमें से किसी की भी लोकेशन ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन था। उसे शक होने लगता है कि जरूर जॉर्जियन सोल्जर्स में ही कोई गद्दार है जिसने दुश्मनों तक उनकी लोकेशन पहुंचाई है। बेस में पहुंचते ही रैम्पेज गुस्से में जॉर्जियन सोल्जर के चीफ कर्नल पर चढ़ जाता है और कहता है कि तुम लोगों में से ही किसी ने एनिमीज को लोकेशन दी है, जिसकी वजह से हमारे 2 शार्प शूटर मारे गए। वहीं टीम के कमांडर उसकी इसी हरकत के लिए उसे एक दुर्गम बर्फीले पहाड़ों में रशियन सोल्जर्स के साथ पेट्रोलिंग के लिए भेज देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि साजिद नाम का एक स्पॉटर उसे उसी इलाके के कमांडर के पास ले जा रहा होता है जिसके अंडर वह आगे काम करेगा। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जैसे ही वे घर में घुसते हैं, टीम के 2 मेंबर रैम्पेज पर हमला कर देते हैं, लेकिन हीरो उनके वार से बचते हुए उनसे जबरदस्त तरीके से लड़ने लगता है। तभी कमांडर आकर उन दोनों को रोक देता है, क्योंकि कमांडर समझ चुका होता है कि यह अमेरिकी कोई साधारण सोल्जर नहीं है। अगले दिन रैम्पेज कमांडर से पूछता है कि क्या जॉर्जियन सोल्जर्स में कोई गद्दार हो सकता है, क्योंकि मिशन के दौरान दुश्मनों की स्नाइपर टीम पहले से ही हमारी लोकेशन जानती थी, जिसकी वजह से हमारे 2 सोल्जर मारे गए। इस पर कमांडर कहता है कि अगर ऐसा है भी तो यह किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। किसी पर आरोप लगाने से पहले तुम्हें कोई ठोस सबूत ढूंढ लेना चाहिए। इसके बाद हम सभी सोल्जर्स को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं। वहीं पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें पहाड़ों के नीचे हलचल नजर आती है, जहां कुछ रूसी टेररिस्ट चोरी कर रहे होते हैं। कमांडर यह देख उन्हें शूट करने ही वाला होता है, तभी रैम्पेज उसे रोक देता है और कहता है ये तो बस मामूली चोर हैं, इनके लिए गोलियां खर्च करने की क्या जरूरत है, मुझे परमिशन दो, मैं इन्हें हैंडल करके आता हूँ। वहीं कमांडर कहता है जाओ फिर। तभी रैम्पेज आगे बढ़ने लगता है और साथ में कमांडर उसके साथ एक और सोल्जर भेज देता है, क्योंकि कमांडर को पहले से ही पता होता है कि कैचिंग का चोर कोई साधारण चोर नहीं होता, और यह बात रैम्पेज को बहुत ही जल्द पता चलने वाली थी। वहां पहुंचते ही उन्हें एक मासूम औरत दिखती है जो उन दोनों से मदद मांगने लगती है। दरअसल दोस्तों, यह औरत दिखने में जितनी मासूम है उतनी ही ज्यादा शार्प माइंडेड भी है। तभी वहां से एक और आदमी निकलता है और नीचे से भी उनके 2 और चमचे आने लगते हैं। तभी वह औरत रैम्पेज को मारने के लिए गन उठाने ही वाली होती है कि तभी कमांडर स्नाइपर से उसका भेजा उड़ा देता है और वहां सोल्जर्स और कच्चे टेररिस्ट के बीच भयानक फायरिंग शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में सोल्जर्स सभी को साफ कर देते हैं और उन्हीं में से एक टेररिस्ट जो घायल हो गया था उसे पकड़कर अपने साथ बेस में लाता है। वहीं अब हम रात का सीन देखते हैं, जहां कमांडर और रैम्पेज साथ बैठकर माल पीते हुए चिल मार रहे होते हैं। उसी दौरान कमांडर रैम्पेज को अपना अतीत बताता है। वह कहता है कि पहले वह भी एक आम सिपाही हुआ करता था, लेकिन 1995 के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह बताता है कि एक मिशन के दौरान उसे कुछ टारगेट्स को खत्म करने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। टारगेट लोकेशन पर एक बच्चा कोर्ट के अंदर बम छुपाकर आ जाता है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। उस दिन कमांडर को समझ आया कि एक बंदूक के पीछे खड़े होकर जिंदगी को देखना और उस पर निशाना लगाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें यह सब अपनी जमीर के लिए करना पड़ता है और आखिरी सांस तक करना पड़ेगा। अगली सुबह हम दोनों को उसी लोकेशन पर जाते देखते हैं जहां पिछले दिन उन्होंने एक रूसी आतंकवादी को पकड़ा था। उन्हें पूरा यकीन था कि इन आतंकवादियों को छुड़ाने या ढूंढने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। इसी वजह से वे लोग युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। कमांडर घर में घुसने वाले रास्ते पर कुछ TNT फिट कर देता है और अंदर मौजूद सभी सोल्जर्स भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद बाहर मौजूद एक सिपाही को पहाड़ों के ऊपर हलचल दिखाई देती है और वह तुरंत कमांडर को इसकी जानकारी देता है। कमांडर सभी को तुरंत अपनी अपनी पोजीशन लेने का आदेश देता है। दूसरी तरफ रैम्पेज भी पहाड़ों के ऊपर स्नाइपिंग के लिए बेस्ट लोकेशन पकड़ लेता है। वहीं रैम्पेज कुछ एनिमीज को स्पॉट कर लेता है और एक एक करके सभी को उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ कमांडर घर में ही अपना पोजीशन ले लेता है और वहीं से एनिमीज को डाउन करने लगता है। कुछ ही देर में झाड़ियों से भारी संख्या में दुश्मन निकलने लगते हैं। फिर क्या था, सोल्जर्स लगातार एक के बाद एक दुश्मनों को उड़ाते जाते हैं। स्नाइपर्स भी लगातार हेडशॉट पर हेडशॉट मारते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक पता नहीं कहां से इतनी बड़ी संख्या में दुश्मन आ जाते हैं कि सोल्जर्स को संभालने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। और तो और कुछ ही देर में सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं और घर में सिर्फ कमांडर ही बचता है। यह देख एनिमीज सीधे घर में हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। वहीं कमांडर भी सोचता है, आओ सालो, बम आपके स्वागत के लिए ही लगा के रखे हैं हमने। तभी कमांडर लगातार बम से दुश्मनों को उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ दूर से स्नाइपर भी लगातार कवर देते हुए एनिमीज को डाउन करते जाता है। तभी हम देखते हैं एक एनिमी हीरो को स्पॉट कर लेता है और उस पर सीधे रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर देता है, जिस वजह से हीरो पहाड़ से घिसटता हुआ दूर नीचे जाकर गिरता है। वहीं कमीने टेररिस्ट कमांडर का घर भी उड़ा देता है, जिस वजह से बचे कुछ सोल्जर्स भी मारे जाते हैं और सभी एनिमीज अंदर एंट्री ले लेते हैं। बेचारा कमांडर अब अकेला क्या ही करता। वहीं हरामी एनिमी उसका गला काटने ही जा रहा था कि हीरो स्नाइपर से सीधे उसका भेजा उड़ा देता है। वहीं एक चाचा भी लॉन्चर छोड़ने ही वाला था कि हीरो उसको भी उड़ा देता है। और दोस्तों, इसी तरह
हीरो एक एक करके सबको टपकाते जाता है और आखिर में एक एनिमी कमांडर का कवर लेकर बचना चाहता था, लेकिन हीरो इतना शार्प था कि तब भी उसका भेजा उड़ा देता है। और दोस्तों इस तरह हीरो मिशन को कंप्लीट कर देता है। ये कमांडर के लिए काफी प्राउड मोमेंट था दोस्तों, क्योंकि ऐसा शार्प शूटर सदियों में एक बार पैदा होता है। वही मिशन खत्म होने के बाद बेस से चीफ उसे वापस बुलाने का ऑर्डर देता है। कमांडर भी उससे अलविदा कहने लगता है, लेकिन रैम्पेज का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वह हर हाल में उस गद्दार का पता लगाना चाहता था जिसने एनिमीज को उनकी लोकेशन दी थी, और इसका जवाब सिर्फ गैस्कॉफ ही दे सकता था। वहीं कमांडर रैम्पेज को बोटनी गाग्नी स्टेशन में मदरशिट नाम के एक बंदे से मिलने को कहता है, जो उसे गैस्कॉफ तक पहुंचा सकता था। रात होते होते वह मदरशिट के घर तक पहुंच जाता है। वहीं रैम्पेज उससे गैस्कॉफ के ठिकाने तक ले जाने को कहता है। तभी मदरशिट कहता है, मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा, लेकिन शर्त है कि तुम उनसे कुछ भी बात नहीं करोगे, सारी बातें मैं करूंगा। रैम्पेज हामी भर देता है। अगली सुबह वे दोनों गैस्कॉफ के ठिकाने की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ रैम्पेज का प्लान होता है गैस्कॉफ के साथ एक सौदा करना। ये जो बक्सा है इसमें गैस्कॉफ के साले की अस्थियां हैं, जिसे रैम्पेज ने पिछले मिशन में मार दिया था। इन अस्थियों के बदले उसे वह जानकारी चाहिए थी कि किस गद्दार ने एनिमीज तक जानकारी पहुंचाई थी। लेकिन यहाँ गेम पूरी तरह पलट जाता है। जैसे ही रैम्पेज मदरशिट से स्नाइपर टीम की लोकेशन लीक होने के बारे में पूछने को कहता है, वैसे ही गैस्कॉफ ये बातें सुनकर पूरी तरह भड़क जाता है और सीधे उनके सामने आकर कहता है, क्या मतलब किसने लोकेशन दी? ये मेरा टैलेंट है, समझे झंडुओ। अब यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम दोनों का भेजा उड़ा दूं। लेकिन हीरो हर हाल में गद्दार का पता लगाना चाहता था। वह मदरशिट को दोबारा उससे पूछने को कहता है। यह सुनकर गैस्कॉफ फिर से पूरी तरह भड़क जाता है और रैम्पेज को आखिरी वार्निंग देते हुए वहाँ से निकल जाने को कहता है। तभी हीरो की नजर एक टेररिस्ट पर जाती है जो सैटेलाइट लैपटॉप चला रहा होता है। उससे यह पक्का कंफर्म हो जाता है कि यह साला सैटेलाइट से लोकेशन देख देख कर ही टारगेट्स को खत्म करता है। लेकिन तभी उसी लोकेशन पर मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है और सभी तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं हीरो और मदरशिट भी किसी तरह बच जाता है। इसके बाद हम हीरो को सीधे जॉर्जियन बेस में देखते हैं। वहाँ वह सीनियर को बताता है कि साला गैस्कॉफ टारगेट को खत्म करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है जो कि सीधे सैटेलाइट से लिंक है। वहीं चीफ कोऑर्डिनेटर उनकी किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करती है। तभी वहाँ चीफ कमांडर का कॉल आ जाता है और वह रैम्पेज को मरीन से निकालने की फाइनल वार्निंग दे देता है, क्योंकि बिना परमिशन और अथॉरिटी के उसे गैस्कॉफ के साथ मिलते हुए देखा गया है। रैम्पेज वही बात दोबारा चीफ कमांडर को भी समझाने की कोशिश करता है कि गैस्कॉफ एक ऐसा डिवाइस इस्तेमाल करता है जो सैटेलाइट से जुड़ा है, जिस वजह से उन्हें हमारा हर एक लोकेशन और पोजीशन ठीक ठीक पता चल जाता है। ये बात सुनते ही चीफ कमांडर उसकी सारी बातों को बेबुनियाद मानकर खारिज कर देता है और उसे एक नए मिशन पर भेज देता है। वही कमांडर कैप्टन को भी इस पर नजर रखने को कहता है। इसके बाद हम इन्हें फिर से एक मिशन में जाते देखते हैं, जहां कमांडर को एक लोकेशन में घोस्ट शूटर के होने का टिप मिला है। वहीं लॉन्ग रेंज के लिए स्नाइपर अपना पोजीशन ले चुका होता है और सोल्जर्स शॉर्ट रेंज के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों इन सोल्जर्स को यह नहीं पता कि ये घोस्ट शूटर के होने का टिप जो कमांडर ने दिया है ये एक ट्रैप है, जो कि इन्हें कुछ ही देर में पता चलने वाला था। दूसरी तरफ हम गैस्कॉफ को देखते हैं, जो कि सैटेलाइट की मदद से सोल्जर्स का हर एक लोकेशन और पोजीशन देख चुका होता है। इसके बाद चाचा सीधा अपना पोजीशन लेता है। दूसरी तरफ हम आने वाले खतरे से अनजान सोल्जर्स को देखते हैं। वहीं चाचा एक को मारते ही सभी सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और अपने अपने पोजीशन लेने लगते हैं। वहीं मरीन स्नाइपर्स को भी गैस्कॉफ चाचा का लोकेशन नहीं मिल पा रहा था और नीचे चाचा मजे से एक एक सोल्जर को डाउन करता जाता है। वहीं सोल्जर्स बेचारे ना सही कवर है ना क्या है, और गन भी देख ही सकते हो दोस्तों, एक तरफ AK-47, दूसरी तरफ घर के अंदर में बैठा हुआ स्नाइपर। कुछ ही देर में चाचा सभी सोल्जर्स को शहीद कर देता है। दरअसल दोस्तों यह लोकेशन ही इसलिए चुनी गई थी ताकि जब सोल्जर्स यहाँ पहुंचे तो उन्हें ना तो कोई कवर मिले और ना ही वे हमें ट्रैक कर पाए। और चाचा खुद को गोस्ट शूटर बोलता है। क्या बात है, छोड़ो जो भी हो, इसी ट्रैप में दोस्तों काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ मरीन स्नाइपर्स को देखो, अभी तक लोकेशन ही नहीं ढूंढ पाए हैं चाचा का। तो सोचिए किस लेवल की लोकेशन पर छुपा हुआ है यह हरामखोर। मरीन स्नाइपर्स चाचा का लोकेशन नहीं ढूंढ पाए तो क्या हुआ, वे लोग सैटेलाइट की मदद से स्नाइपर का ठीक लोकेशन पता कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे ही चाचा गोली चलाता है, गोली सीधा मरीन स्नाइपर के सिर के ऊपर से होकर जाती है। इसके बाद बुलेट की दिशा देखते हुए उन्हें लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों सोल्जर शूट करने से पहले ही चाचा एक और शॉट मार देता है और इस बार गोली सीधा उस लड़की को जा लगती है। वहीं स्नाइपर भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर जल्दी से अपनी टीममेट को लेकर वहां से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं जो कि शॉट लेने वाला होता है। तभी चाचा एक और शॉट चला देता है। इस बार तो कैप्टन भी बाल बाल बच जाता है। वहीं कैप्टन भी कहता है, अरे बाप रे बाप, साला पागल 14 कौन सा बिल में छुपकर मार रहा है। वहीं कुछ ही देर में दोस्तों बैकअप के लिए और सोल्जर्स आ जाते हैं और चाचा के लिए यह संभाल पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके पास स्नाइपर था जो कि शॉर्ट रेंज नहीं ले पाता। तो चाचा वहां से हवा जैसा गायब हो जाता है और बाद में जब सोल्जर्स फाइनली घर को चेक करता है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वहीं अब हम रैम्पेज को देखते हैं। वह बताता है कि मैंने पहले ही कहा था, वे लोग हमारे हर एक मूव को मॉनिटर कर सकते हैं। वहीं चीफ कोऑर्डिनेटर लिसा को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद हम सभी सोल्जर्स को बेस में देखते हैं। तभी वहाँ वही चीफ कमांडर आ जाता है जिसने उन्हें इस मिशन में भेजा था। सभी सोल्जर्स उससे काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि उनके वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। वही कमांडर पूछने लगता है कि आखिर वहाँ हुआ क्या था, जैसे कि उसे कुछ पता ही न हो। तभी कैप्टन उसे बताता है कि किस तरह से आपके द्वारा दिया गया टिप एक ट्रैप निकला। रैम्पेज सही कह रहा था, उन्हें हमारी हर एक चाल का पता था। ये सुनकर कमांडर कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, इस बार हमारी बारी
जिम्मेदारी है, सालों को कुत्तों की तरह भगा भगा कर मारेंगे। अगले दिन कमांडर सभी को ब्रीफिंग में बताता है कि हमें एक और खबर मिली है कि आज गैस्कॉफ अपने साथियों के साथ कोबुलेटी स्टेशन में अटैक करने वाला है, इसलिए तुम लोगों को तुरंत वहाँ के लिए निकलना होगा। साले को पकड़ने के लिए इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। वहीं कैप्टन कमांडर की बात काटते हुए कहता है, अगर गैस्कॉफ वाकई में हमारी लोकेशन देख सकता है और हम सब कोबुलेटी स्टेशन में चले गए तो सोचिए क्या होगा। वह हरामी हमारी लोकेशन देखकर सीधे यहीं ऑनएल पंप पर अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के लिए कोई भी नहीं रहेगा। और दोस्तों, होने वाला भी ठीक ऐसा ही था, क्योंकि गैस्कॉफ पहले से ही अपने साथियों के साथ ऑनएल पंप पर अटैक करने के लिए पंप से कुछ ही दूरी पर एक चट्टान के नीचे घात लगाए बैठा हुआ था। लेकिन इस बात से सभी सोल्जर्स और कमांडर अनजान थे। वहीं कमांडर और लीसा को लगता है कि गैस्कॉफ का अगला टारगेट कोबुलेटी ही है, इसलिए वे सभी मरीन सोल्जर्स को तुरंत कोबुलेटी स्टेशन के लिए निकलने को कहती हैं। सोल्जर्स बेचारों के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता, ऑर्डर मानना पड़ता है, इसलिए वे जल्दी ही कोबुलेटी स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं गाड़ी में रैम्पेज कैप्टन को बताता है कि हम कोबुलेटी स्टेशन के लिए पूरा ऑनएल पंप स्टेशन छोड़कर आ गए। क्या गारंटी है कि उधर सच में अटैक होने वाला है? अगर वह लोग सच में वहाँ अटैक करने वाले हैं फिर तो सही है, लेकिन अगर निशाना गलत लगा तो 900 किलोमीटर तक की पाइपलाइंस तबाह हो जाएंगी। क्या पता अगर उन्होंने ड्रोन की मदद से कोऑर्डिनेट्स को गलत दिखाया हो। वहीं कैप्टन को भी रैम्पेज की ये बातें सुनकर पक्का यकीन हो जाता है कि अटैक मास्टर पंपिंग स्टेशन में ही होने वाला है। वह तुरंत गाड़ी घुमाने को कहकर वापस स्टेशन ले जाने का ऑन ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ गैस्कॉफ लोकेशन में कम सोल्जर्स देखकर अपनी तैयारी शुरू कर देता है। वहीं शॉर्ट रेंज अटैक के लिए 2 मिलिटेंट गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और स्नाइपिंग के लिए गैस्कॉफ तो है ही, वहीं उन्हें डिवाइस से हर सोल्जर का लोकेशन पता चल जाता है और यह भी कि सामने कोई भी स्नाइपर शूटर नहीं है, तो इनके लिए सोल्जर्स को उड़ाकर ऑनएल पंप को नष्ट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। कुछ ही देर में दुश्मन गाड़ियां लेकर पंप के नजदीक पहुंच जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ लिसा मैडम बिंदास बैठकर काम कर रही होती हैं। तभी वहां पर भयानक ब्लास्ट हो जाता है और दीदी को अब जाकर यकीन होता है कि हाँ, कैप्टन ने सही कहा था। वहीं आतंकवादी भी लगातार लॉन्चर से पंप में गोला बारूद बरसाता ही रहता है। दूर से स्नाइपर भी लगातार कवर देता रहता है। वहीं लिसा मैडम भी जल्दी से यहाँ बैकअप भेजने को कहती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, दुश्मनों की तरफ से मिसाइल पर मिसाइल छोड़ी जाती है और पंप तबाह होना शुरू हो जाता है। वहीं दुश्मन और करीब पहुंचने लगता है और एक पागल तो गाड़ी को सीधा अंदर घुसा देता है। तभी मौके पर हमारे मरीन सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं और वहीं वे लोग भी जल्दी से पोजीशन ले लेते हैं और दुश्मनों को उड़ाना शुरू कर देते हैं। सभी स्नाइपर्स बारी बारी से दुश्मनों को उड़ाते ही जाते हैं। वहीं गैस्कॉफ को भी पता चल चुका होता है कि ओपोनेंट्स के स्नाइपर्स भी आ चुके हैं, अब हमारे लगने वाले हैं। वहीं शॉर्ट रेंज वाले भी धड़ाधड़ मारते ही रहते हैं। वहीं 2 चाचा मिलकर लॉन्चर सेट कर रहे होते हैं। तभी रैम्पेज दोनों का भेजा एक ही बार में उड़ा देता है। वहीं बेस से भी पंप स्टेशन का पूरा इंटरनेट कनेक्शन उड़ा दिया जाता है, जिस वजह से गैस्कॉफ चाचा का सैटेलाइट डिवाइस भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों, बिना डिवाइस के भी चाचा सोल्जर्स को उड़ाता ही जाता है। वहीं रैम्पेज भी गैस्कॉफ का लोकेशन ही ढूंढ रहा होता है। तभी उसे डिवाइस ऑपरेटर दिख जाता है और वह उसे उड़ा देता है। ये देख गैस्कॉफ चाचा की पैंट गीली हो जाती है और वह रेंगते रेंगते झाड़ियों में छुपने लगता है। दूसरी तरफ रैम्पेज भी उसकी एक गलती का ही इंतजार कर रहा होता है। अभी चाचा को देखो भाई लोग, अब आ गया ना औकात पर, अपने साथ एक और स्नाइपर ले आते, लेकिन नहीं, चाचा को तो हीरो बनना था। वहीं दोस्तों, दूसरे स्नाइपर्स भी लगातार दुश्मनों को उड़ाते जाते हैं। वहीं हमारा हीरो और दूसरी तरफ चाचा शांत होकर बस एक ही गलती का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हीरो अंदाजे से एक शॉट मार देता है और किस्मत से वह गोली सीधा गैस्कॉफ चाचा को लग जाती है। पता नहीं चाचा अपनी आखिरी सांसों में क्या देख रहा था। मैंने तो सुना है दोस्तों, मरने से पहले इंसान को अपने सारे बुरे कर्म नजर आ जाते हैं। खैर जो भी हो, दूसरी तरफ सभी दुश्मन टांग उठाकर भागने लगते हैं और इस तरह दोस्तों ये मिशन भी पूरा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन रैम्पेज को एक बात बोलता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे बारे में सही कहा करते थे, तुम उन पर ही गए हो, तुम हमेशा से ही सही थे। दुश्मनों को लोकेशन गद्दार के हाथों भेजने से लेकर आज की जीत भी तुम्हारी बदौलत है। अगली मिशन में मिलते हैं मेरे भाई। फिर क्या था दोस्तों, रैम्पेज भाई भी कैप्टन के मुंह से ये सब सुनकर काफी खुश हो जाता है। ये मिशन तो खत्म हो गया दोस्तों, लेकिन हमारा मूवीज बनाते रहने का मिशन कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दूसरे वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।